हेलो दोस्तों। तो आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा कि जीडीपी में ही कैलकुलेशन क्यों करते हैं। हम लोग जितना भी इकोनॉमिक सर्वे देश के बजट इकोनॉमिक सर्वे देश की बजट इत्यादि सारे संबंधी चीजें हैं, या किसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में या वर्ल्ड बैंक के सामने या कोई भी एक्टिविटी वर्ल्ड में देश के अंदर या किसी भी स्तर पर जब इकोनॉमिक की बात होती है तो हम लोग जीडीपी को बात करते हैं। तो आप लोगों के थंबनेल पर दिख गया होगा कि जीडीपी में ही कैलकुलेशन क्यों। हमारे पास जीएनपी है, एनएनपी है, पीआई है और डीपीआई है, डिस्पोजेबल पर्सन इनकम है, पर्सनल इनकम है, नेट नेशनल थी है, जीएनपी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। लेकिन हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं? जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आप एक वेल एजुकेटेड इंसान हैं, तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि शायद अगर कोई पूछे हमसे भविष्य में कि हम लोग जीडीपी में ही कैलकुलेशन क्यों करते हैं, तो आज के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और इसके बाद अगर कोई भी इन भविष्य इंटरव्यू में या कहीं कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए कि जीडीपी में कैलकुलेशन क्यों करते हैं, तो आप उसको इस तरह से समझा देंगे कि शायद इससे बेहतर वो उसको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि जीडीपी में कैलकुलेशन क्यों करते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है जीएनपी, ग्रोस नेट प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, पीआई पर्सनल इनकम, डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सन इनकम। आप लोग इसका हिंदी जान गए होंगे। जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सन इनकम। तो आप शायद समझ मतलब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई, डीपीआई के बारे में हम लोग एक बार अति ब्रीफ में समझ लेते हैं। जीडीपी होता है कि देश के अंदर सकल घरेलू उत्पाद, मतलब घर देश के अंदर, मतलब मेरा घरेलू। तो घरेलू किसको बोलते हैं? जो मेरा घर होता है। तो देश के लिए देश ही तो इसका घर है। तो किसी देश के लिए जो भी उत्पादन है, इसमें देशी विदेशी कोई भी उत्पादन करे, ये मेरा टोटल है जो मेरे देश में उत्पादन होता है। फिर जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें हमारे देश के लोगों के द्वारा, मतलब कि हम भारतीय हैं या हम अपना उत्पादन भारत में रहकर करें या किसी विदेशी कंट्री में रहकर करें, तो उससे जो हमारा इनकम आएगा, उस इनकम को हम एक नेशनल इनकम के तौर पर जानेंगे, तो उसे जीएनपी कहेंगे। और नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब कि हमारे पास जो भी इनकम है, उस इनकम में से कितना खर्चा हो रहा है, देशी विदेशी देश के लोगों के द्वारा जो हमारे पास कमाई आया, उस कमाई को कितना उसका हरासमेंट हुआ, कितना खर्च हुआ, और उस खर्च में से जितना रुपया पैसा बचा मेरे पास, मेरा ओरिजिनल इनकम वही है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 80,000 का इनकम है और खर्चा बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस, घर की खर्चा इत्यादि पर खर्चा आती है 40,000 रुपया। तो जो आपका 40,000 रुपया बचा, उसी 40,000 रुपया जो है वही आपका एनएनपी हो गया, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। देश के पास मान लीजिए कि 1 करोड़ की अति आती है, बजट आती है, 1 करोड़ का इनकम आता है, और उसमें से मान लीजिए कि 20 लाख रुपया आपको सड़क बनाने में, मशीनरी बनाने में, कोई अति स्थापित करने में, जो टूट फूट गया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, हेल्थ इंश्योरेंस में, इसमें चला गया। तो मेरी जो फाइनल इनकम बची वो कितना बची? 80 लाख।
तो किसी देश की कितनी बची? 80 लाख। जब हम 1 करोड़ में से 20 लाख घटा दिए तो ये हो गया एनएनपी। पीआई हो गया, पीआई का मतलब होता है पर्सनल इनकम, जो मेरा इनकम है, जो मेरा इनकम है, मतलब जो मेरा इनकम है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। एक होता है पीसीआई, मतलब पर कैपिटा इनकम, तो उसको आप जानते होंगे, टोटल इनकम में से हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। इसके बाद होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसका मतलब जो हमें पर्सनल इनकम में से काट पीट छांट के जो मुझे प्राप्त होता है, जैसे आप सरकारी अधिकारी से पूछेगा कि इन हैंड कितना मिल रहा है, सैलरी अलग चीज होती है, इन हैंड अलग चीज होती है, तो जो इन हैंड उसको प्राप्त होता है अभी, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सन इनकम। तो आप इस चीजों को समझ गए होंगे। तो आइए हम आप लोग जानते हैं कि जीडीपी में ही कैलकुलेशन क्यों करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आप किसी रास्ते एकदम सुनसान जगह पर जा रहे हैं। आप एक बार कहानी गौर से सुनिएगा। मान लीजिए आप एक अनजान शहर में किसी सुनसान जगह पर अपनी कार से जा रहे हैं विथ फैमिली। आपकी उस कार में आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, और आप उस सुनसान इलाके से जा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे इस एरो को देखिएगा, आप इस सुनसान इलाके पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको किसी परिवार ने कहा कि भूख लगी हुई है और हमें खाना खाना है, पैकेट में पैसा भी है, सब कुछ सुविधाएं हैं, खाना खाने का भी मन है, बच्चे की भूख भी लगी है, सब परिवार एग्री भी है कि हाँ भूख लगी है। अब आप बीच सड़क पर जा रहे हैं, मान लीजिए सुनसान इलाका है, नहीं आप किसी को जानते हैं ना आपको कोई जानता है, और भूख लगी है, खाना खाना है। आप जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 3 होटल काम करती है। 3 होटल देखे आप, फर्स्ट होटल, सेकेंड होटल, थर्ड होटल। मान लीजिए जब आप देखे तो देखे कि पहला होटल पर एक टूटी फूटी झोपड़ी सी है, टूटी फूटी झोपड़ी सी, एक बल्ब लटका हुआ है, ना साफ सफाई अच्छा से है, एक बस ढिबरी की तरह बल्ब जल रहा है, ना वहाँ कोई आदमी है, ना वहाँ कोई रिसीव करने वाला है, ना कोई वेटर है। इस सुनसान जगह से एक पड़ा हुआ थी है। और जब एक और होटल देखते हैं तो वहां पर बिजली उजली अच्छी है पर लोग नहीं, बिजली उजली अच्छी है पर लोग रुके हुए नहीं हैं। और थर्ड है, जब तीसरा होटल देखते हैं तो उस जगह पर बढ़िया चकाचौंध लाइट लगी हुई है, गाड़ियां लगी हुई है, पार्किंग की अच्छा व्यवस्था है, मतलब पूरा एकदम सजावट धजावट अच्छी से है। तो आप एक मिनट अथी करिए, आप बाहर से दिख रहा होगा कि क्या इसका डिजाइनिंग है, सब कुछ व्यवस्था वेल सेटेड लग रहा है। आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप किस होटल पर रुकना पसंद करेंगे, ए पर, बी पर या सी पर, ए पर, बी पर या सी पर, किस पर आप रुकना पसंद करेंगे? तो आपका आंसर आएगा कि सर जो सी वाला है, जहां पर लोग अच्छे से रह रहे हैं, लोग जहां लाइटें लगी हुई हैं, जहां वेल पार्किंग है, वेल सेटेड पार्किंग है, जहां सामने से व्यू अच्छा लग रहा है कि नहीं यहाँ खाना अच्छा होगा, हमारी सिक्योरिटी होगी, वहां पर आप रुकेंगे। अब 1 मिनट के लिए सोचिएगा वहां पर क्यों रुके आप, ए पर क्यों नहीं रुके, बी पर क्यों नहीं रुके, सी पर क्यों नहीं रुके? 1 मिनट सोचिए और सोच के उत्तर दीजिए। आप ए पर इसलिए नहीं रुके, बी पर इसलिए नहीं रुके कि वहां आपका सिक्योरिटी फेल नहीं हुआ, आपकी परिवार की सुरक्षा का अथी हुआ, अथी एहसास हुआ कि नहीं मेरे परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। परिवार के साथ जा रहे थे, भूख लगी है तो कहाँ पर रुकेंगे? जो लिखा हुआ है उस पर फोकस मत करिए, हम आपको समझा रहे हैं, बस वही लिखा हुआ है उसमें। तो किस होटल पर आप रुकना पसंद करेंगे? सी पर।
परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप सी पर रुके। अब सी पर रुके तो देखे कि सी पर रुकते ही देखे कि यहाँ अच्छी लाइटें है, पार्किंग की व्यवस्था है, सब कुछ वेल सेटेड एरिया है। तो आपने क्यों रुका? क्योंकि वहां पर सुरक्षा है। अब जब आप देखते हैं कि जो बढ़िया बढ़िया होटल होती है, जो बढ़िया बढ़िया होटल होती है, वो देखते हैं कि दूर से ही 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले से ही अपने होटल के प्रचार का पंपलेट लगाया रहता है। फलाना होटल, फलाना ढाबा, फलाना चीज, फलाने रेस्टोरेंट, फलाना, मतलब जो नामी ग्रामी अपना रेस्टोरेंट है वो अपना चाहते हैं कि अपना प्रचार करें, तो दूर से ही पंपलेट लगा देते हैं। आप क्या होते हैं, उस पंपलेट को देख के आकर्षित होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो उस पंपलेट को देखकर आप आकर्षित हुए। आप जब उस पर होटल पर देखे कि नहीं पार्किंग की व्यवस्था है, बाकी सब वेल सेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था है, अपने सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है, लेकिन सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहां पर रुके। रुके कि नहीं रुके? रुके। जब वहां पर आप रुके तो आपने खाना उना खाया। जब आपको अच्छा लगेगा तभी आप पेमेंट करिएगा। सर्विस आपको अच्छा मिलेगी, सर्विस आपको अच्छा मिलेगी तो आप आगे भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वहां पर रुकना चाहेंगे। उसी प्रकार से उस जगह होटल से अब 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि आप एक निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा का है, आपके पास वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड वैश्वीकरण के युग में वर्ल्ड मार्केट में आपके पास पैसा अंथा है। आप किस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जिसके बारे में आप कुछ जान ही नहीं रहे हैं, या फिर आप उस जगह पर जिसके बारे में हम बहुत कुछ सर्च कर चुके हैं? किस जगह पर आप करेंगे? ऑफ कोर्स बढ़िया जो वेल सेटेड अथी होगा उसी पर हम लोग करेंगे। तो निवेशकों के पास पैसा घूम रहा है। अब उस निवेशकों को बताने वाला कौन होगा कि हमारे देश में आइए और निवेश करिए? कौन बताने वाला होगा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, अन्य जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जो भी सरकार के वित्तीय तंत्र है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो सब सिस्टम अपने यहाँ बताने की कोशिश करेगा कि आइए मेरा ग्राहक बनिए, मेरे यहाँ निवेश करिए, मेरे यहाँ सब सुविधाएं अच्छी उपलब्ध है। करेगी कि नहीं करेगी? मेरे यहाँ सारे सुविधाएं उपलब्ध है। तो क्या करिए? सबसे पहले अपना देश की सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल सेटेड एरिया, वेल मतलब लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि सब अच्छे कर दिए। अच्छा किए कि नहीं किए? अच्छा कर दिए। जब सारे अच्छे कर दिए, इसके बाद फिर हम लोगों को बताएंगे, निवेशकों को, कि आइए हमारे यहाँ आपके लिए सुविधाएं अच्छी है, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। करेंगे? आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हम आपको बेहतर फैसिलिटी देंगे। तो क्या कर रहे हैं? उनको प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद प्रचार करेंगे तब न देखेगा। प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के लिए जब भी कहीं भी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, फाइनेंशियल सेक्टर जाती है तो कहती है हमारे यहाँ देखिए ये सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। करते हैं। जब हम इसका प्रचार करते हैं, किस लिए? निवेश लाने के लिए। जब हम इसको प्रचार निवेश लाने के लिए किए तो हमको पंपलेट लगा लिए, प्रचार कर लिए। अब प्रचार कर लिए तो केवल प्रचार करने से थोड़ी ना होगा, प्रचार करने के साथ हमारे होटल रूपी जो देश है इसका सब सिस्टम भी तो अच्छा करना पड़ेगा। तो इस सब सिस्टम को अच्छा करन, 1 मिनट रुक जाइएगा।
इस सब सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें देश के होटल के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया, हमारे देश की उस सब सुविधाओं को अच्छा से बेहतर करना पड़ेगा, ताकि जब लोगों को हमारे यहाँ निवेशक आए तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि जो होटल के मालिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ी की पार्किंग, अच्छा वेटिंग की व्यवस्था, अच्छा खाने की व्यवस्था, अच्छा रुकने की व्यवस्था, अच्छा लाइट, अच्छा होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी व्यवस्थाएं की थी, देश के सरकार, गवर्नमेंट, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री प्रचार तो करेंगे ही, इसके साथ साथ सरकार भ्रष्टाचार पर भी काबू करेगी, न्यायपालिका अच्छी रखनी पड़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करना पड़ेगा, बेहतर सुविधाएं उनको, परिवहन, संसाधन, कौशल इत्यादि बेहतर करना पड़ेगा, टैक्स के दरों में छूट देना पड़ेगा। अब 1 मिनट के लिए रुकिए, हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि होटल चकाचौंध है, सब कुछ सुविधाएं अच्छी से दिख रही है, पंपलेट भी अच्छा से लगा लिया, और वहां गए तो वेटर अच्छा से बिहेव नहीं करेगा, वहां गए तो खाने की अच्छा से व्यवस्था नहीं है, तो खाने की व्यवस्था आप खा पाएंगे? तुरंत खा पाएंगे और चले आएंगे? तो मान लीजिए कोई निवेशक देश में आती है निवेश करने के लिए, और उस निवेश करने के बाद अपना पैसा, ऐसा तो नहीं है कि पूरे पैसा एक साथ, धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है। जब इन्वेस्ट किया तो भ्रष्टाचार पर आपका काबू नहीं है, भ्रष्टाचार अथाह है, भ्रष्टाचार ऐसा है कि हर जगह घूसखोरी है, हर जगह फाइलें दौड़ रही है, एक फाइल 2 फाइल लगने में एक एक 1.5 साल खिंचा रही है, न्यायपालिका आपकी तारीख व तारीख देने वाली है, सुनवाई नहीं हो रही है, केवल तारीख पर तारीख दिया रहा है, दूसरों की हस्तक्षेप न्यायपालिका करती है, अपनी नहीं सुधार रही है। आपको उसको बेहतर करना पड़ेगा। इन कंपनियों को जो भी केस संबंधी विवाद होंगे उसको जल्दी निपटारा करके उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करना पड़ेगा, मतलब उसको सारे फाइलों एक जगह, जब वो इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो उनसे कांटेक्ट करे, उनके कर्मचारियों को जगह फाइलें लेके दौड़ना ना पड़े, तो अपने फटाफट उनका काम होता कि निवेश करने में उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वीजा ऑन अराइवल करना पड़ेगा, आइए हमारे यहाँ आइए तब आप इन्वेस्ट करिएगा, आप देख लीजिए इसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। लॉ एंड ऑर्डर संचालन का अच्छा करना पड़ेगा। अब कहीं पर ही जा रहा है, कहीं पर भी किसी का हत्या, मर्डर, बलात्कार कर दिया तो उससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपके पास सारे सुविधाएं हैं, परिवहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सामान के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, माल ढुलाई की कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास बेहतर कौशल के मजदूर नहीं है, आपके पास बेहतर कौशल के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। इन्वेस्टर क्या आकर्षित हो पाएगा? आकर्षित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। टैक्स में छूट देनी पड़ेगी, आइए हमारे यहाँ आइए, आपको हम टैक्स में छूट दे रहे हैं, टैक्स के दरों में छूट देनी पड़ेगी, कुछ दिनों के लिए उसको आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध फ्री में भी करानी पड़ेगी। इसके बाद जो इनकम होगा उससे हो सकता है फ्री बिजली पानी नहीं दे सकते हैं तो आपको उसको कर में छूट देना पड़ेगा। भारत में बहुत कर की व्यवस्था क्या है आप भी जानते हैं, तो कंपनियों को कर में छूट देनी पड़ेगी, इत्यादि व्यवस्थाएं करेंगे तब न निवेशक लंबे टाइम तक आपके पास टिकेगा। अब मान लीजिए कि होटल में जब आप गए
तो अब जब खाना खा के लास्ट में निकलने लगे, आपको सारी सुविधाएं अच्छी से मिली, सारी फैसिलिटी आपको अच्छी से मिली, तो जब लास्ट में आता है तो बोलता है सर आपको कोई दिक्कत हुई? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो रेटिंग दियाता है, रेटिंग होगी। जब आप रेटिंग देंगे अच्छा, तो उसको वो अपने साइट पर अपलोड करेगा, उसकी रेटिंग बढ़ेगा। जब वो रेटिंग बढ़ते चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक ब्रांड बन जाएगा। वो होटल एक ब्रांड होगा। आप उसके पास रुक रुक के खाने के लिए अथी होंगे, लंबी लंबी कतारें लगाएंगे कि बाप रे इसका हाई रेटिंग है, यहाँ रुक के खाने का आनंद ही कुछ अलग है। आप रुक के खाएंगे ना, रुक के खाएंगे, 1 मिनट के लिए रुकिए। उसी प्रकार निवेशक जब आपके देश में आएंगे, आपको सारी फैसिलिटी अच्छी देंगे, आपको उसके लंबे टाइम तक उसको अपने यहाँ रुक के रखेंगे। जब उससे लास्ट में आप पूछेंगे रेटिंग दीजिए, तो रेटिंग क्या देंगे? आपको हाई देंगे। उस रेटिंग का आपको विभिन्न जो व्यापार संस्थाएं हैं उस रेटिंग को देखती है, शो करती है, उसको निवेशक देखते हैं। तो निवेशक देखेंगे तो क्या करेंगे? निवेशकों को आकर्षित करेगा ना रेटिंग। जब वो आकर्षित करेगा रेटिंग, तो क्या करेगा? हमारे यहाँ निवेश करने के लिए उनको प्रोत्साहित होना पड़ेगा। हमारे यहाँ निवेश फट सुन कर देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसका ब्रांड बन चुका होटल का, जब उस होटल का ब्रांड बन चुका, तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लंबी लंबी भीड़ें लगी हुई है, रोड पर कहां तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। आपको खाना खाने के लिए 1-1 घंटा वेट करना पड़ रहा है। क्यों वेट करना पड़ रहा है? क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है। जब वो एक ब्रांड बन चुका है, तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक ब्रांड बन चुका है तो लोगों को अपनी ओर आने के लिए आकर्षित किया। आप लंबे लंबे वेट करेंगे, लंबे लंबे समय तक, गाड़ी पार्किंग की हुई है, बच्चे भूखे हैं, तो फिर भी आप वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है। अपने परिवार बच्चों को समझाएंगे इट इज द वेरी हाई, इट इज द वेरी फेमस। क्यों? क्योंकि उसकी रेटिंग हाई है। वहां आप समझ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मान लीजिए वेटर को बोले और आपको थोड़ा बहुत भी अगर इज्जत से बात नहीं कर, थोड़ा सा भी इज्जत से बात नहीं करेगा, लेकिन आपका एक ब्रांड है, तो क्या उसका ब्रांड गिर जाएगा? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं गिरेगा एक दो आपको अथी से। तो आप उसको सह लेते हैं कि नहीं, हमारी सुरक्षा, फैमिली की सुरक्षा, खाना पीना थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा दे दिया तो आप उसमें खुश हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है, मैनेज कर दिए। ब्रांड बन चुका, लंबी लंबी भीड़ें, पैसा भी कर लिए, इकोनॉमिक्स बूस्ट हो गया। निवेशक जब आपको रेटिंग देख के आपके यहाँ निवेश करेगा, तो उत्पादकता बढ़ेगी। और मान लीजिए उसमें थोड़ा बहुत गलती आप कर भी दिए, तो निवेशक को थोड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको सुरक्षा है, उसको सारी सुविधाएं है। उसका एक ऐसे देश में निवेश कर रहा है जहां पर सारी सुविधाएं है, उसको निश्चित सुरक्षा फायदा पहुंचेगा। सब फायदा पहुंचेगी ना, तो थोड़ा बहुत सह लेगा उस ब्रांड को। अमेरिका और ब्रिटेन जो दक्षिण पश्चिमी देश हैं, दक्षिण पश्चिमी चाइना हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इजराइल हो गया, इस सब देश में निवेशक क्यों जाते हैं? क्योंकि इनकी सुरक्षा होती है, एक ब्रांड है। इसीलिए आज डॉलर रुपया के अन्य मुद्राओं के मुकाबले बहुत ऊंचाई पर है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग अथी करते हैं। अब 1 मिनट के लिए अब यहां से आपको समझा रहे हैं कि डीपीआई में क्यों करते हैं और जीडीपी में क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो आपको हम अब बताते हैं कि जीडीपी में हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखिए डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सन इनकम होता है।
अब हमारे देश में कितना काट पीट कर, मतलब इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस पर टैक्स, फैक्टर कॉस्ट पर टैक्स, मतलब हर टैक्स काट के जो फाइनल अमाउंट आता है हमारे बैंक अकाउंट में, उसको दिखाकर कौन इन्वेस्टर को लुभाएगा। मान लीजिए कि आपके घर पर शादी का एक रिश्ता लेकर आया, ठीक। आप ये कभी दिखाइएगा कि देखिए हमारे यहाँ 20,000 आती है, काट पीट कर आती है। आप इस तरह से बताएंगे कि हमारे यहाँ 20,000 रुपया की इनकम आती है। 1 मिनट रुकिएगा। हमारे यहाँ 20,000 रुपया की इनकम बचत होती है। आप इसको दिखाएंगे। आप जब सरकारी नौकरी करते होंगे तो आपकी सैलरी होती है कितना, 50,000, लेकिन इन हैंड आपको कितना मिलती है, 40,000। क्या आप अपने ससुर जी हित रिश्तेदार को आप ये दिखाते हैं कि 40,000 हमको मिलता? नहीं, 50,000 मिलता है। क्या दिखाते हैं आप? 50,000 हमको मिलता है। जब आप वहां पर देखते हैं कि 50,000 मिलता है, तो आप यहाँ पे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप 40,000 दिखाइएगा? और देश इन्वेस्टरों के सामने कैसे दिखाएगा कि देखिए हमारे पास बस इतनी बचत है? नहीं ना दिखा सकती है। नहीं जब दिखा सकती है तो इसीलिए हम लोग जीडीपी में कैलकुलेशन दिखाते हैं। क्यों? कि जीडीपी में पता ही नहीं चलता है। जीडीपी में पता ही नहीं चलता है कि कितना हमने टैक्स लगाया, कितना हमारा इनकम आ रहा है, कितना इसमें देसी उत्पादन है, कितना विदेशी उत्पादन है। ये सब पता नहीं चलती है। जब देश के अंदर कितना टैक्सेशन है, कितना टैक्स लग रहा है, कितना टैक्स नहीं लग रहा है, उन सब बातों को भी पता नहीं चलती है। और इतना ही नहीं, साथ में देश में कितना देसी है, कितना विदेशी है, इन सब बातों का भी पता नहीं चलता कि देसी की इनकम कितनी, विदेशी की इनकम है, सबको कैलकुलेट एक साथ कर दिया जाता है। इससे ज्यादा फायदा होता है, इन्वेस्टकों को आकर्षित करने में ज्यादा अच्छा लगता है, इन्वेस्टकों को लुभाने में ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या आप डीपीआई दिखाना चाहेंगे या जीडीपी दिखाना चाहेंगे? आप जीडीपी दिखाना चाहेंगे। जब आप जीडीपी दिखाना चाहेंगे तो इसीलिए हम लोग देश के इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट इत्यादि में क्या करते हैं, जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों को दिख क्या होगा, जब हम डीपीआई दिखाएंगे तो जब सब कुछ देखेगा तो निवेशक कहेगा कि बाप रे बाप, इतना सारा टैक्स लगता है, हमको बस इतनी बचत होगी। तो टैक्स लोड की भय से नहीं आ पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि के अथी से नहीं आ पाएगा, वर्क कौशल की वजह से नहीं आ पाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसके कारण नहीं आ पाएगा, इनकम देखेगा देश के तो नहीं आ पाएगा। उससे बचने के लिए और उसको लुभाने के लिए हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। इसमें नहीं पता चल रहा है कि देश के लोगों की इनकम क्या है, विदेश के लोगों की इनकम क्या है, कितना देश के लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, कितना विदेश के लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, कितना विदेशी कंपनी है, कितना देसी कंपनी है, पता ही नहीं चलता। जब पता ही नहीं चलता है तो हमको निवेशकों को आकर्षित करने में डीपीआई को बेहतर इस्तेमाल बन जाता है। इसीलिए हम लोग आज जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। एनएनपी, जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, पीआई और डीपीआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जीडीपी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जिन लोगों को स्टेट पीसीएस
और जो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इत्यादि जो रिटन एग्जाम होते हैं उनका अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक अपने से सोचिएगा कि क्या देश की जिम्मेवारी है कि अपने निवेशकों को अपने देश में बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे फर्स्ट में हम आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा एफडीआई करवाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष आइए और निवेश करके चल जाइए। आप 1 मिनट के लिए आप एक सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपना व्यूज। अगर आप स्टेट पीसीएस इत्यादि का एग्जाम कर रहे हैं तैयारी, तो कि इसके लिए देश की सरकार क्या क्या कर सकती है, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको वही चीजें निकलेंगी जो आप यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ सोचेंगे। तो 1 मिनट के लिए आप इसको सोचिएगा वीडियो को पॉज करके और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि इसके लिए क्या क्या चाहिए जो हमारे देश में निवेश को बढ़ाए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट को जीडीपी में क्यों कैलकुलेट करते हैं और अन्य में क्यों नहीं करते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपके लिए क्या क्या सुविधाएं दें इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपको उत्तर दे देंगे। धन्यवाद।